Hello everyone. This one is a question from IIT JEE Advanced 2021 and this one is the second paper and the first question is here from rotational dynamics. So suppose here tension on the string is T, angle 45 डिग्री दिया हुआ है और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ny मान लेते हैं at point O and in horizontal direction is suppose nx और रॉड का वेट W दिया हुआ है विच वुड बी इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट Q। सो ड्यू टू टेंशन इट वुड बी T sin 45 डिग्री इंटू L, फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड ड्यू टू वेट W इंटू L/2, सेंटर ऑफ मास L/2 लेंगे, एंड फॉर ब्लॉक अल्फा W इंटू L। नेट टॉर्क यहाँ बैलेंस कर रहा है, यहाँ से अपन को टेंशन T मिल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ तो W cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 रखेंगे प्लस √2 अल्फा। अब एक एक करके सभी ऑप्शन चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए हियर, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ देखना है तो टोटल फोर्स यहाँ बैलेंस करते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो NV प्लस T sin 45 डिग्री, अपवर्ड फोर्स इट वुड बी बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स, टोटल वेट W प्लस अल्फा W, वेट ऑफ द रॉड एंड वेट ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे T की वैल्यू जो निकाला है हमने यहाँ पुट कर देंगे T की जगह, तो ये हो जाएगा W 1/√2, तो sin 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से NV आ जाएगा W/2। It means normal reaction here does not depend on alpha. So now we can say कि option A is here. We can write correct option because it does not depend on alpha. तो इससे पता चल गया कि A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अभी C को पहले चेक कर लेते हैं, चूँकि यहाँ टेंशन निकालना है रोप पे और अल्फ़ा दिया गया है 0.5, तो अल्फ़ा 0.5 की वैल्यू वही टेंशन में रख देते हैं अपन, तो यहाँ से आपको T आ जाएगा W 1/√2 प्लस √2 इंटू 0.5 को 1/2 लिख लें, तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा √2W। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2W दिया हुआ है C में, तो C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है और A करेक्ट ऑप्शन है। और अब बाकी के भी दो ऑप्शन चेक करके देखते हैं, देखेंगे कि D यहाँ पे करेक्ट होगा कैसे। अब बाकी के दो ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक रह गया है B और एक रह गया है D। तो सबसे पहले B को चेक करते हैं। B इज इक्वल B की यह नॉर्मल रिएक्शन NX जो है वह बैलेंस होगा टेंशन T cos 45 डिग्री से, और T जो है हमारे पास √2W आया है और cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कट जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन W होगा। इसका मतलब ये हुआ कि B भी जो है वो राइट ऑप्शन है। एंड लास्ट D ऑप्शन चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे टू ब्रेक द स्ट्रिंग given T is greater than 2√2W, and here we will put value of T जो कि पहले ही निकाल चुके हैं, W into 1/√2 plus √2 अल्फा, so it would be greater than 2√2W। सिंप्लीफाई करके यहाँ अल्फ़ा मिल जाएगा, अल्फ़ा होगा ग्रेटर देन 3/2, तो इट मीन्स D is here also a right option। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो हैं करेक्ट हो गए। So this one is a second question here from sound, and here the frequency, apparent frequency will be f dash is equal to fs v minus 0 upon v minus u,
this is the apparent frequency of the sound, and suppose f0 is a fundamental frequency. So in case of closed organ pipe, fundamental frequency will be here odd multiple of fundamental frequency, and so for resonance we can write f as v upon v minus u is equal to the odd multiple of फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 2n माइनस 1 इंटू एफ नॉट होगा. यहाँ से एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, सॉरी एफ एस पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस u अपॉन v इंटू 2n माइनस 1 इंटू एफ नॉट. अब एक एक करके सभी ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना है. तो सबसे पहले हम A से C तक, चूँकि U की वैल्यू जो है 0.8 V दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं अपन. तो सबसे पहले यहाँ पे U की जगह क्या रखेंगे, 0.8 v बाई v to v कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 एफ नॉट. अब अगर यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 तक चेक करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ एस मिलेगा. अगर n 3 पे 3 की वैल्यूज आप रख दीजिए, आप एक एक करके चेक करेंगे. फिलहाल मुझे पता है n की जगह यहाँ 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ नॉट मिल जाएगा. इट मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट हियर. और इसी तरह से आप चेक करेंगे तो आपको बी और सी पता चल जाएगा कि करेक्ट नहीं है. डी के लिए चूंकि यू जो है 0.5 वी है, तो हम यहाँ पे फिर से एक बार यू की जगह 0.5 वी रखेंगे, तो एफ एस मिल जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2 एफ नॉट. और एंड वंस अगेन हम चेक करेंगे 1 2 3 पे, तो आपको यहाँ पे n की जगह 2 पे आपको एफ एस मिल जाएगा 3 एफ नॉट बाई 2. इट मीन्स 1.5 एफ नॉट. इट मीन्स हियर डी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, ए और डी, ये पता चल चुका है. थैंक यू. Okay, so this question is from ray optics. Here we have a prism, two different refractive indexes here, n1 and n2. और मान लेते हैं कि यहाँ पे इमर्जेंट जो एंगल है वो E है, and angle of prism is also given 60 degree. And so here condition is for minimum deviation given n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n 3/2 है ना, मिनिमम डेविएशंस के लिए होगा. एंड वी ऑल्सो नो डैट इन केस ऑफ मिनिमम डिवीजन RM इक्वल टू a/2, एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होता है, सो इट वुड बी 30 डिग्री. एंड I इज इक्वल टू E, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, लेट थीटा. Now we have a formula for refractive index sin delta m plus a/2 upon sin a/2. यहाँ n की वैल्यू 3/2 और यहाँ से आपको sin थीटा मिल जाएगा 3/4. सॉल्व करने पर साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3/4. सो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा वी कैन राइट रूट 7/4. सो हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा मिल चुका है. नाउ इफ n1 इज इक्वल टू n 3/2 एंड n2 is equal to n plus delta n. According to question,
So E is equal to, we can write theta plus delta theta. सही है. अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस का यूज़ करना होगा, तो देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, है ना. n1 sin theta 1 इक्वल टू n2 sin theta 2. So here n1 is 1, so 1 into sin theta is equal to n into sin 30 degree inside the prism. So if n increase slightly delta n and theta increase slightly delta theta, so we can here write n plus delta n sin 30 degree is equal to 1 sin theta plus delta theta. So solving, we can write 1 by 2 delta n is equal to sin theta plus delta theta minus sin theta. So delta n by 2 is equal to, we can write here sin theta plus delta theta minus sin theta. अब यहाँ डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सो दैट वी हैव डिफरेंशियल फॉर्मूला हियर. तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन डेल्टा थीटा कॉस थीटा हो जाएगा. है ना, बिकॉज दिस वन इज द डिफरेंशियल of sin theta and it would be cos theta. So finally we can write delta n by 2, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos theta sin theta plus delta theta minus sin theta upon delta theta की जगह और मल्टीप्लाई डेल थीटा हो जाएगा. एंड cos theta we have पहले हम निकाल चुके हैं √7/4, तो यहाँ से आपको मिल गया है डेल्टा n by 2 इक्वल टू √7/4 इंटू डेल्टा थीटा. सो डेल्टा n अपॉन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू √7/4. √7/4 की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये आएगा लगभग 1.34, जो कि ग्रेटर देन है 1 के. इसका मतलब है कि डेल्टा n जो है वह ग्रेटर देन होगा डेल्टा थीटा के, एंड डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा n होगा. इसका मतलब हुआ कि डेल्टा n अपॉन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू √7/2. तो यहाँ से डेल्टा थीटा का वैल्यूज़ मिल जाएगा. कितना हो जाएगा, डेल्टा n इंटू 2 अपॉन √7, और डेल्टा n दिया हुआ था 2.64 इंटू 0.8. इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.11 इंटू 10⁻³ रेडियन आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये C करेक्ट ऑप्शन हो गया, और चूंकि डेल्टा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा n है, तो A यहाँ पे रॉन्ग होगा और B भी करेक्ट होगा और C भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे B और C करेक्ट ऑप्शंस हो गए. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड दिस वन इज फ्रॉम डायमेंशंस. तो सिर्फ डायमेंशंस हमें यहाँ पे रख के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. Here E is electric field, B is a magnetic field, and mu naught is a permeability of free space. So we have a formula for B magnetic field, mu naught Ni
दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनोइड. यहाँ से म्यू नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा B इंटू एल, बिकॉज N इज हियर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज हियर करंट. एंड नाउ वी हैव अ फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई. यहाँ से E इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस मिल जाएगा. सो E इक्वल टू वी कैन राइट F अपॉन Q, एंड Q चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम. अब ये दोनों वैल्यू जो है हम इक्वेशन S पे रखते हैं, सो दैट वी हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S. तो E की जगह क्या लिखेंगे? F अपॉन आई टी. क्रॉस यहाँ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, केवल डायमेंशनली हम चेक करना है. तो B की जगह B ही रहने देते हैं, क्योंकि म्यू नॉट में B आ चुका है. तो B इंटू एल अपॉन आई. म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा, B से B भी कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली वी हैव डायमेंशंस ऑफ S. F की जगह MLT माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन, और नीचे है T टाइम और लेंथ L. टू L कैंसिल. सो फाइनली वी हैव अ डायमेंशन MT माइनस 3. अब चारों को एक एक करके चेक करेंगे. जिनका डायमेंशन इक्वल होगा MT माइनस 3 के, वो राइट ऑप्शन होगा. यहाँ अगर आप चेक करें तो B और D राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों का डायमेंशन जो है वह बराबर है MT माइनस 3 के. Okay, so in this question we have a heavy nucleus N at rest and undergoes a fission process, and here if c is the speed of light, then we have to check which one is the correct option. So here momentum will be conserved, because net force, external force is 0, and so the directions of two nuclei will be in same but in opposite direction, and total momentum will be 0, because momentum is here conserved. Okay, and so we have to find energy release, and we have a formula. Energy release is equal to delta mc square, and delta m, change in mass is here given the question delta. So energy release is equal to delta c square, and this energy will be released due to a kinetic energy of P and kinetic energy due to Q. So total kinetic energy of P and Q will be KEP plus KEQ is equal to delta C square. And we know that the formula of kinetic energy is equal to P square by 2m in terms of momentum. So KEP, kinetic energy of particle P, nuclei P upon 2mp. Similarly, kinetic energy of Q will be P square. So P square upon 2mq. तो ये काइनेटिक एनर्जी P और Q न्यूक्लियाई का मिल गया, और इन दोनों की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देंगे. तो काइनेटिक एनर्जी P इज टू काइनेटिक एनर्जी Q का रेशियोज मिल जाएगा, जो कि इक्वल होगा mq इज टू mp के, क्योंकि P और P यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ इक्वेशन 1 में अगर वैल्यूज रख दें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2mp प्लस P स्क्वायर अपॉन 2mq इज इक्वल टू डेल्टा C स्क्वायर. तो therefore P is equal to C under root 2 mp into mq upon mp plus mq. It means here A
C and D are correct option, and B is here wrong. Okay, so this question is from magnetic field due to a current, and here two concentric circular loop, one of radius r and other of radius 2r in xy plane, and current passing through in these two coil is I1 and I2 as shown in the figure. So first of all we will calculate a magnetic field, and here magnetic field be same at the points having a same radial distance. So magnetic field will depend only the radial distance r, and so r is equal to, we can write here, r is equal to square root of x square plus y square. Okay, so here the option B is a correct option. Now we will check option C. So net magnetic field at the center will be here due to these two coil. For second coil mu naught I2 upon 2 into 2r, and for another coil mu naught I1 upon 2r. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइनली वी हैव म्यू नॉट अपॉन 4r I2 minus 2 I1. Since I2 is greater than 2 I1, so net magnetic field at the center will be non-zero, and its direction is in vertically upward, in up direction. But at some other point B net may be a 0. So finally we can say option C is here right. Okay, thank you. Okay, so this question is from fluid dynamics, and here we will use the concept of buoyancy force, and buoyancy force is balanced by the weight of the tube. So first of all we will calculate the volume of the tube, because here mass of the tube is given and density is also. So volume of the tube is equal to mass of tube upon density of tube. तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ट्यूब मिल जाएगा. मास ऑफ ट्यूब कितना दिया है 5 और डेंसिटी 2.5. सो फाइनली वी हैव वॉल्यूम ऑफ ट्यूब 2 centimeter cube. Now here the force is a balance, and buoyancy force is equal to density of water into volume of the tube plus volume of air, total volume, into G. This one is a buoyancy force, and this buoyancy force is balanced by the weight of the tube, मतलब mass of tube into G. So in a balancing condition these two force, weighting force and buoyancy force, will be equal. So we can write here buoyancy force is equal to weight of tube. So now G to G cancel, and density of water is 1. So finally we have 2, because volume of tube हम निकाल चुके हैं 2, and volume of air निकालना है, और यहाँ mass of tube क्या था 5. यूनिट सभी CGS में है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से अपन अब डेल्टा V निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है. तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
एयर का पहले कितना था 3.3 सेंटीमीटर, और यहाँ 3 माइनस हो जाएगा तो 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स यहाँ पे 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हम y भी निकालते हैं, तो इसके लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चूँकि प्रेशर टू वॉल्यूम यहाँ कॉन्स्टेंट है। अब नाउ लॉगरिथम लॉग लगा लेंगे, तो लॉग नेचुरल लॉग ऑफ P प्लस नेचुरल लॉग ऑफ V is equal to natural log of constant. Now both side we will differentiate. So after differentiation we have delta P upon P, because differentiation of natural log will be 1 by P, and so plus dV by B, and constant का differentiation 0 हो जाएगा. So finally we have dP. After solving this we have an answer 9.09 into 10 की power 3 Pascal. So here the value of y will be 9.09 and the value of x is 0.3, and the value of y is 9.09. So this one is the answer of this question. Thank you. Okay, here in this question we have a pendulum consist of bob of mass 0.1 kg, and question is we have to find the magnitude of angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lift off, and the kinetic energy we have to also calculate. So suppose at this position, angular position is theta when bob is just lift, and velocity is here in a horizontal direction given 2 meter per second. So angular momentum is equal to mv, linear momentum into perpendicular distance, here 0.9. So mv, linear momentum in this question given 0.2, and so after solving we have an answer 0.18 kg meter square per second. So this one is angular momentum. And now there are two components of v, velocity. One will be v cos theta normal to the string, and v sin theta parallel to the string. Here the new velocity will be only v cos theta, because at this instant when pendulum is just lift off, v sin theta will be 0. So only we have a v cos theta, and it would be v into 0.9. v cos theta की वैल्यू क्या हो जाएगा v into 0.9. So finally we have a linear momentum p mv cos theta, and it would be equal to 0.18. So linear momentum मिल चुका है. Now we have a formula for kinetic energy p square by 2m. यहाँ p मोमेंटम 0.18 रखेंगे, और m जो है दिया हुआ था 0.1 kg. तो 0.1 पुट करके इनको सॉल्व करने से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जो कि इक्वल होगा 0.162 जूल के. तो यहाँ पे j की वैल्यू भी आ चुकी है, और k की वैल्यू भी 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड k जो होगा k की वैल्यू के यहाँ लिख देंगे. दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लेते हैं 0.16 जूल. तो दिस वन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू. Okay, this question is from AC. In a circuit we have given a metal filament lamp and is connected in series with the capacitor. So for lamp we have we can calculate a power P is equal to V square upon R. This one is a formula, and V potential is given, so we can calculate R is equal to 20 ohm, है ना. V की जगह 100 और R की जगह 500 रखने पे 20 मिल जाएगा. नाउ वी हैव अ करंट I इज इक्वल टू V बाई R. V इज 100 और R इज 200. सो इन केस ऑफ लैम्प वी हैव अ करंट 5 एम्पियर. तो करंट और रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं. सो फाइनली वी कैन कैलकुलेट द करंट.
I is equal to V upon square root of R square plus X square. This one is the current, total current in the circuit. तो यहाँ पे XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा C, जहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा की जगह हम यहाँ 2 पाई न्यू रखेंगे। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमें पता है, I का, V का, R का हम यहाँ पुट करेंगे सो डैट फाइनली हमें C मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 1 अपॉन रूट 12 पाई 10 की पावर -3 के। तो यहाँ से C मिल चुका है। नाउ V इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर नेट पोटेंशियल, और 200 दिया हुआ है V, तो यहाँ VC स्क्वायर प्लस VR, तो VR कितना दिया हुआ है 100, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से VC अपन निकाल लेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा 100 रूट 3 वोल्ट, यानी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। So now we have a formula 10 phi is equal to XC upon R, capacitive reactance upon resistance, and is equal to VC upon VR, potential across capacitor upon potential across resistor. So VC 100 रूट 3 आ चुका है और VR की वैल्यू 100, यहाँ से 100 to 100 कैंसिल, रूट 3, and रूट 3 is equal to 1060 degree. So finally we have value of phi is 60 degree. तो यहाँ पे C की वैल्यू आ चुका है 100 और phi की वैल्यू 60 डिग्री। तो दिस वन इज अ राइट आंसर। Okay, so this question is from EMI, and the question is here: when dipole M is placed at a distance r from the center of the loop, we have to calculate the induced current in the loop will be. And so we have a formula of magnetic flux phi is equal to Li, where L is the self inductance and I is the current, and magnetic flux is equal to Ba cos theta, theta is here 0 degree, and magnetic field due to coil will be mu naught M upon 2 pi RQ, and into A, area of the coil is here pi A square. So from here we have I current, L क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला आएगा, सो फाइनली वी हैव म्यू नॉट M पाई A स्क्वायर अपॉन 2 पाई RQ इंटू L. So it means I is here directly proportional to M upon RQ. So A is here correct option. Okay, here we have to calculate work done in the bringing a dipole from infinity to a distance r from the center of the loop by the given process. So here M dash will be pi A square into I, and pole strength, and I we have, so we will put the value of I. So finally we have M dash mu naught M pi square A की power 4 2 pi RQ into L. So F is equal to, we can write Km square pi square A की power 4 upon 2 pi R की power 7 into L. So this one is the force, so we have to calculate the work. So integration of F dr, so it would be proportional to M square dr upon R की power 7, because बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे constant हैं. So after integration we have W directly proportional to M square upon R की power 6. So here C is a right option. Thank you. Okay, so this question is from thermodynamics. Here we have a thermally insulating cylinder, and
one movable piston is also here given. CV is equal to 2R, and the question is here, when a piston slowly moves, then volume slowly towards right reduce to V naught by 2. Okay, so finally we have a volume of left side VL is equal to 3 V naught by 2, and volume of right side V naught by 2 according to the question. And we have a formula, CV is equal to R upon gamma minus 1, and value of CV is given 2R in this question. So after solving we have gamma, तो गामा की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2. So now we will use a equation for left hand side, and left hand side T naught V naught gamma minus 1 is equal to TR, and volume of right side is V naught by 2. So V naught by 2 power gamma minus 1. So after solving we have a ratio of TR upon T naught is equal to √2. So here in the question, option number A is correct. Okay, and now in the second part, here we will use a equation PV naught by 2 to the power gamma is equal to P naught V naught की power gamma. So from here we have a P is equal to P naught into 2 into 2 की power 3/2. So left hand side and right hand side, here we can write PV upon TL is equal to P naught V naught upon T naught. So from here we have a T, temperature of left hand side, 2 की power 3/2 into 3/2 into T naught. After simplifying we have a 3√2 T naught. Now total Q is equal to NCV delta T 1 plus NCV delta T2. So 1 into 2R into 3√2 minus 1 into T naught plus 1 into 2R into √2 minus 1 T naught. तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो therefore Q upon R T naught is equal to 8√2 minus 4. So यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 into 2√2 minus 1. It means here B is right option. Okay. Okay, so the question is from current electricity. So here we can write I into R naught by 2 plus 0.28 into R naught is equal to E naught by 2. So I into 0.78 R naught after solving equal होगा E naught by 2 के. So I into 0.78 R naught is equal to, we can write E naught upon 2 यहाँ से I मिल जाएगा, therefore I is equal to E naught upon 2 into 0.78 R naught. और
ये किन के इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस 3/2 R0 के। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग we have R1 plus 1.5 R0 is equal to 1.56 R0, क्योंकि U0 से E0 कैंसिल हो जाएगा। So finally we have R1 internal resistance 0.06 R0 and value of R0 is given 50. So finally we have a 3 ohm and this one is a right answer. Thank you. Okay, so this question is from gravitation, and we have a formula of time period of circular orbits. T is equal to 2 pi square root of R q upon GMS. So for binary stars, time period will be, according to the question, nt, and it would be equal to 2 pi square root of r, radius is here given 9r, so 9rq upon g of total mass of the boundary system, so it would be 3 ms plus 6 ms according to the question. So after solving these, we have a value of n is 9, so 9 is a right answer. Okay, so this one is the last question, and this question is from photoelectric effect. And so here we have to find the energy of incident photon used for a metal R in electron volt. And so here we have for P and Q, E1 minus 4 is equal to EP, and E1 minus 4.5 is equal to EQ. So according to the question, EP is equal to 2 EQ. Okay, so put here the value EP. EP is here E1 minus 4, and EQ we have E1 minus 4.5. So after solving, we have E1 5 electron volt. Okay, and EP is equal to 1 electron volt, and EQ equal to ER equal to 0.5 electron volt according to the question. So E2 minus 5.5 is equal to 0.5. So finally we have a E2 is equal to 6 electron volt, and this one is here right answer. Thank you very much.